हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी को समझेंगे, जो कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। इसी तरीके की इनहेरेंट पावर सीपीसी में भी दी गई है सेक्शन 151 के अंदर। वो पावर सभी कोर्ट्स के लिए है, ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट के लिए है। अब यहाँ पे बोला गया इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स मतलब कि ऐसी पावर्स जो कि उस चीज से छीनी नहीं जा सकती, वो पावर्स उसके पास रहेंगी ही रहेंगी, उसके अंदर स्थायी तौर पर वो पावर्स हैं ही हैं, उससे वो पावर्स कोई छीन नहीं सकता। तो वही पावर्स हाई कोर्ट के पास है। सिर्फ ये सेक्शन इतना बोलता है कि वो जो पावर्स है हाई कोर्ट की, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और हाई कोर्ट कब वो अपनी पावर्स यूज करता है, यहाँ पे वो उसको पावर्स दे नहीं रहा, वो पावर्स हाई कोर्ट के पास पहले से ही है। जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसके पास ये पावर्स हैं, उसके बारे में ही सिर्फ यहाँ पे बता रहा है सेक्शन 482 के अंदर। ये कहता है कि इस कोड के अंदर कुछ भी, मतलब ये जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसके अंदर कोई भी चीज, मतलब कोई भी प्रोविजन जो हाई कोर्ट है उसकी जो इनहेरेंट पावर्स है उसके ऊपर लिमिट नहीं लगाएगा, और साथ ही साथ किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। जहां पे हाई कोर्ट ऑर्डर्स देगा, उसको जहां पे भी ठीक लगता है हाई कोर्ट को ऑर्डर देना, किस चीज के लिए, कोई भी ऑर्डर जो कि इस कोड के अंदर दिया गया उस ऑर्डर को इफेक्ट में लेके आने के, या फिर जहां पे भी किसी भी तरीके से कोई एब्यूज ऑफ पावर किया जाता है, मतलब कि मिसयूज किया जाता है कोर्ट के द्वारा किसी पावर को, जो पावर उसको दी गई है। और साथ ही साथ ऐसा ऑर्डर पास करना जिससे कि एंड ऑफ जस्टिस होगा। जस्टिस करने के लिए अगर कोई ऑर्डर हाई कोर्ट को ठीक लगता है कि पास कर देना चाहिए, तो हाई कोर्ट एंड ऑफ जस्टिस के लिए, मतलब कि जस्टिस को सिक्योर करने के लिए ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये जो पावर्स है ये हमें सेक्शन 482 के अंदर बताई गई हैं हाई कोर्ट की पावर्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ केस आते हैं, मतलब कि केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो उनसे डिस्कस करना है वो हम एक या दो केसेस ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे किस तरीके से हम सेक्शन 482 को यूज कर सकते हैं। जैसे इनहेरेंट पावर को हम एफआईआर को क्वैश करने के लिए यूज कर सकते हैं, जब सेक्शन 85 होता है वहां भी यूज कर सकते हैं, जब पार्डन किया जाता है, जब जो सेक्शन 307 देखते हैं वहां पे किस तरीके से हम सेक्शन 482 की पावर को हाई कोर्ट के द्वारा यूज करती है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जहां पे भी हमें कोई भी प्रोविजन के अंदर, मतलब कि सीआरपीसी के अंदर कहीं पे कोई बात नहीं बताई गई किसी चीज से रिलेटेड, तो वहां पे भी हम हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब ये कोड बना तो उस वक्त जो सिचुएशंस थी वो बहुत अलग थी, तो जो भी लॉ मेकर्स थे उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से लॉ बनाया। लेकिन टाइम चेंज हुआ, जैसे अब इतनी जनरेशन चेंज हो रही हैं, चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी अलग अलग आ रही है, उस हिसाब से टाइम के साथ हमें अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। तो उन्होंने ये सोचते हुए ये इनहेरेंट पावर्स के बारे में लिखा कि हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर्स हैं कि वो अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चीजें कर सकता है। तो वही चीजें सेक्शन 482 के अंदर बताई गई। ये कोई पावर्स दे नहीं रहा हाई कोर्ट को, पावर्स हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी है, ये सिर्फ उन पावर्स के बारे में बता रहा है। अब देखिए इसी तरीके की पावर सेक्शन 482 के अंदर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और 227 के अंदर भी हाई कोर्ट को ये पावर्स दी गई है। लेकिन मान लीजिए जब किसी व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो आर्टिकल 226 या 227 को यूज करे या सेक्शन 482 को यूज करे सीआरपीसी के, तो उसको सेक्शन 482 को यूज करना है। अगर उसके पास कोई चांस नहीं बचता तब वो आर्टिकल 226 और 227 का यूज करेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ केस आते हैं। उस केस का अगर मैं आपको नाम बताऊं, उसके अंदर एग्जांपल दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किस जगह पे आप आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 को, जो कि इनहैंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताता है, यूज कर सकते हो। उस केस का नाम है तलब हाजी हुसैन वर्सेस मधुकर पुरुषोत्तम मोंडकर, 1958 का केस है। मैं दोबारा बोलता हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या नाम है? तलब हाजी हुसैन वर्सेस मधुकर पुरुषोत्तम मोंडकर, 1958 का केस है। CRI LJ 701 703 to 704 AIR, ऑल इंडिया रिपोर्ट के अंदर ये केस आया था। तो इस केस के अंदर बताई गई कुछ जगहें, कुछ एग्जांपल जिस जगह पे आप आर्टिकल 226, 227 और सेक्शन 482 ऑफ CRPC को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एफआईआर को क्वैश करने के लिए, क्वैश मतलब कि खत्म करने के लिए।
एफआईआर जैसे कि ऐसी ऑफेंस के अंदर हुई जो कि नॉन कंपाउंडेबल है। अगर कंपाउंडेबल होता तो सेक्शन 320 में जाके जो सीआरपीसी का वहां पे हम उसको कंपाउंड कर लेते, लेकिन ऐसी चीज में हुई जो नॉन कंपाउंडेबल है, तो फिर आपको वहां पे हाई कोर्ट जाके अपनी एफआईआर को क्वैश करना पड़ेगा। तो वहां पे बताया गया कि किस किस सिचुएशन में उसको क्वैश किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। पहले बोलते हैं वेयर द एलिगेशन इन द एफआईआर या कंप्लेंट, दोनों ही चीजें, जो एलिगेशन लगाई गई किसके अंदर, एफआईआर के अंदर या फिर कंप्लेंट के अंदर। एफआईआर जो पुलिस के पास जाके होगी, कंप्लेंट जो डायरेक्टली कोर्ट के अंदर की गई सेक्शन 200 के अंदर। इवन इफ दे आर टेकन एट देयर फेस वैल्यू डू नॉट प्राइमा फेसाई, की पहली नजर में जो उसके अंदर एलिगेशंस लगाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एक्यूज, की एक्यूज के अगेंस्ट कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा उसके अंदर, तो वहां पे फिर हाई कोर्ट अपनी जो पावर्स है इनहेरेंट उनको यूज करके एफआईआर को क्वैश कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा अगर देखें, दूसरा बोलता है वेयर द एलिगेशन इन द एफआईआर, जो एलिगेशन एफआईआर के अंदर लगाई गई और अदर मटेरियल डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बना रही। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब आपको पता है दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल जहां पे पुलिस जो है खुद जाके व्यक्ति को बिना कोर्ट के परमिशन के अरेस्ट कर सकती है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा जो भी बताया गया एफआईआर के अंदर उसके हिसाब से। जस्टिफाइंग एन इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस अंडर सेक्शन 156(1), जो कि जस्टिफाई नहीं करता। अब अगर वो कॉग्निजेबल नहीं है तो सेक्शन 156(1) के अंदर जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर वो कॉग्निजेबल होता है तो। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 के अंदर, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है क्योंकि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ही नहीं है ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 155 सबसेक्शन 2। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है तो फिर वो उस चीज को कर सकती है पुलिस। तीसरी चीज, वेयर द अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशन इन द एफआईआर कंप्लेंट एंड द एविडेंस कलेक्टेड देयरऑन डू नॉट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। भाई जो चीजें आप बता रहे हो, एफआईआर जो आपने की या कंप्लेंट जो की, उसके अंदर कोई इस तरीके की चीज है ही नहीं, कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा, तो वहां पे फिर हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज करेगा। वेयर द एलिगेशंस इन एफआईआर और कंप्लेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है एफआईआर या कंप्लेंट के अंदर, बट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सिर्फ एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है उसके अंदर, टू विच नो इन्वेस्टिगेशन इज परमिटेड बाय द पुलिस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। जब तक सेक्शन 155 सबसेक्शन 2 के अंदर मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर देता तब तक पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इस तरीके का अगर ऑफेंस बन रहा है तो वहां पे भी यूज करेगी जो हाई कोर्ट है अपनी पावर्स को। मतलब कि एक तरीके से जो प्रोसेस है, अगर आप देखोगे जो प्रोसेस है सीआरपीसी के अंदर जो दिया गया है उसका एब्यूज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा 3 ही जगह पे हम सेक्शन 482 को अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, एक तो जहाँ पे इनहेरेंट ऑर्डर्स देने हैं, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्डर देना है जहाँ पे हमें जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके किसी ऑर्डर को हमें इंप्लीमेंट कराना है। दूसरी जगह जहाँ पे एंड ऑफ जस्टिस करना है, और तीसरी जगह कहां पे बताया था हमें, जहां पे कोई भी एब्यूज हो रहा है प्रोसेस का। तो यहाँ पे एक तरीके से एब्यूज हो रहा है प्रोसेस का, कभी आपके पास पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे अपने आप बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, और वो जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वहां पे हाईकोर्ट आएगा कहेगा रुक जाओ, आप गलत यूज कर रहे हो अपनी पावर का। तो वहां पे आप हाईकोर्ट के पास जा सकते हो सेक्शन 482 के अंदर। वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस लीगल बार engrafted in any provisions of this code or the statute concerned under which the proceeding is instituted to the institution and continuance of the proceeding, and or where there is a specific provision in the code or in the statute concerned providing effectuous redress for the grievance of the aggrieved party। कि भाई पर्टिकुलर स्टैच्यू के अंदर ही मना कर रखा है कि आपने ये चीज नहीं करनी, उसके बावजूद भी आप ये चीज कर रहे हो। अगर किसी पर्टिकुलर स्टैच्यू के हिसाब से कोई प्रोसीडिंग चल रही है या फिर सीआरपीसी के हिसाब से ही चल रही है, तो वहां पे भी फिर वो एब्यूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है, वहां पे हाईकोर्ट इंटरवीन करेगा, करवा सकते हो आप इस तरीके से। Where a criminal proceeding is manifestly attended with a mala fide or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive, कि आप उसके अगेंस्ट किस तरीके से कर रहे हो, मैलाफाइडली, अल्टीरियर पर्पज से, मैलिशियसली उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चला रहे हो, for weakening the vigilance on the accused with a view to spite him to do private or personal vigilance. The courts have been following these in dealing with the request for quashing criminal proceedings। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जब क्वेश्चनिंग होती है वहां पे भी इन चीजों को यूज करता है कोर्ट की, इनमें से कोई चीज तो नहीं है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है जो भी दिया गया है, तो वहां पे भी हाई कोर्ट आके इंटरवीन करता है और उस चीज को रोकता है, अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करता है कि भाई ये तो गलत हो रहा है, मेरे पास ये मेरी मूलभूत अधिकार है, मेरे पास ये पावर्स हैं कि मैं इनको यूज कर सकता हूं, जो मेरे को बता भी रखे हैं मेरे सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। अब जैसे अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो
कि आप गए हाई कोर्ट किसी चीज के लिए, मान लीजिए आप एफआईआर क्वैश कराने के लिए गए। जब आप एफआईआर क्वैश कराएंगे तो उसके साथ आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, या आपने कोई रिट फाइल की तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, मान लीजिए उसके अंदर किसी और कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ या फिर किसी कोई और डॉक्यूमेंट हुआ जो कि ओरिजिनली आपके पास अवेलेबल नहीं है, और आप चाहते हो कि कोर्ट जो है उस डॉक्यूमेंट को कंसीडर करे, तो आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन बनाओगे सेक्शन 482 के अंदर, जो कि आप उसी जो मेन एप्लीकेशन है, जो भी आप रेट की लगा रहे हो या फिर आप क्वेश्चन की लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो उसके साथ लगाओगे एप्लीकेशन 482 की, और उसके अंदर कोर्ट से रिक्वेस्ट करोगे कि आप अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हुए, कि आपके पास सभी तरीके की पावर्स है, आप उनको यूज कीजिए और मुझे आप छूट दीजिए कि मैं ओरिजिनल कॉपी ना लगाऊं, क्योंकि उसके अंदर मुझे लाने में बहुत टाइम लगेगा और मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, मेरे पास बाद में आएगी, मैं लगा दूंगा। मैं यहाँ पे इसकी फोटो कॉपी लगा रहा हूँ, जिसको मैं ट्रू कॉपी बोल रहा हूँ। आप इस ट्रू कॉपी को कंसीडर कीजिए और जो प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ाइए, जो भी आपको ठीक लगता है। और उस जो भी आप पेपर लगाओगे, जैसे आपने कोई ऑर्डर लगाया जिसकी आपके पास असली मतलब ऑर्डर नहीं है, आप उसकी फोटोकॉपी लगा रहे हो, तो उसके ऊपर आप ट्रू कॉपी की स्टैंप लगा दोगे या फिर हाथ से ट्रू कॉपी लिख के साइन कर दोगे और उस एप्लीकेशन के अंदर बता दोगे कि मैंने ट्रू कॉपी लगाई है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखोगे तो इसके अंदर जब हम जो हमारा सीआरपीसी है उसके अंदर जब हम सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं, जो कि हमें रिवीजन के बारे में बताता है, वहां पे सेक्शन 397 रिवीजन के बारे में बताता है, वहां पे लिमिटेशन बताई गई है सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 के अंदर, कि अगर कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास किया जाता है किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, कोई भी ट्रायल के अंदर, किसी भी तरीके से, तो वहां पे आप रिविजनल जुरिस्डिक्शन का यूज नहीं करेंगे। अब ये लिमिटेशन तो बता दी गई, लेकिन ये जो सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 है, ये सेक्शन 482 जो है सीआरपीसी का, उसको लिमिट नहीं करता। मतलब कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट को रोक नहीं सकता। यानी कि आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के अंदर भी रिविजनल पावर्स यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर ये बताया गया कि ये सिर्फ आप कब यूज करोगे या करना चाहिए जब कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस है, जिससे कि बहुत ज्यादा हार्डशिप आ रही हो जो भी पार्टी है उसको। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर आप सेक्शन 482 को यूज नहीं करोगे, जहां पे सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 आपको लिमिट करता है आपकी रिविजनल जुरिस्डिक्शन के लिए जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पास हुए हैं उसके अगेंस्ट। तो वहां पे रोक नहीं रहा वो सेक्शन 482 की पावर को, लिमिट नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया कि वो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही सेक्शन 482 को यूज किया जाएगा, जहां पे सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 लिमिट कर देता है रिविजनल जुरिस्डिक्शन को। इसी तरीके से जब हम सीआरपीसी का सेक्शन 306 देखोगे, हाँ, और सबसेक्शन 4 उसके अंदर देखोगे, तो वहां पे बताया गया है कि जो अप्रूवर होता है, जो हम सेक्शन 306 देखते हैं जहाँ पे अप्रूवर के बारे में बताया गया, उसके अंदर हमने एक सेपरेटली वीडियो में डिस्कस किया, आप उसको जरूर देखिएगा, जहां पे मतलब कि कोई सरकारी गवाह बनता है, तो वहां पे दिया गया है कि उसको बेल के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, या तो उसको ऑलरेडी बेल पे हो वो, अदरवाइज उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती, ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। लेकिन वहां पे भी आप सेक्शन 482 को यूज कर सकते हो, मतलब कि आप सेक्शन 482 में एप्लीकेशन लगा सकते हो हाई कोर्ट के पास कि इस व्यक्ति को बेल पे छोड़ दिया जाए। उसके आपको सफिशिएंट ग्राउंड्स या वैलिड ग्राउंड्स बताने होंगे, जो कोर्ट को अगर ठीक लगते हैं हाई कोर्ट को, तो वो सेक्शन 482 को यूज करते हुए उस व्यक्ति को बेल दे सकते हैं। अदरवाइज बेल के लिए हम सेक्शन 439 में जाते हैं जब हमें हाई कोर्ट में बेल लगानी होती है। लेकिन यहां पे क्योंकि लिमिट कर दिया गया सेक्शन 306 के द्वारा कि उसको बेल नहीं दी जाएगी, जो अप्रूवर है उसको, उस ऐसे केस के अंदर आप क्या कर रहे हो, 482 को यूज कर रहे हो इनहेरेंट पावर्स को। मतलब कहीं पे भी अगर कोई चीज आपको रोकती है तो आप सेक्शन 482 को यूज कर सकते हो, या कहीं पे भी आपको कोई चीज नहीं दी गई कोड के अंदर और आपके पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कौन से सेक्शन को यूज करूं, तो ऐसी जगह पे आप सेक्शन 482 को यूज कर सकते हो, जहां जो कि इनहेरेंट पावर्स के बारे में बताता है हाई कोर्ट के। मतलब इनहेरेंट पावर मतलब कि एक तरीके से ऐसी पावर्स होगी कि हाई कोर्ट को कुछ भी करने की पावर दी। इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीजें यूज करेगा, मतलब कहीं पे भी कोई अब्यूज हो रहा है प्रोसेस का, कोई चीज नहीं दी कोड के अंदर, कोई प्रोविजंस नहीं दिए, एक तरीके से जस्टिस लाने के लिए कि समाज के अंदर न्याय हो, उसके लिए वो कोई भी चीज कर सकता है। उसको एक डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई, उसको ये ठीक लग रहा है कि हाँ इससे समाज में न्याय आएगा, वो ये कर देगा। उसको लगता है ये चीज होगी तो वो ये कर देगा। एक तरीके से 482 ये चीज बता रहा है, ये पावर्स पहले से ही है किसके पास, हाई कोर्ट के पास। इसी तरीके से जब आप सेक्शन 482 देख रहे हो, तो जब हम सेक्शन 85 देखते हैं
कौन सा सीआरपीसी का जहां पे प्रोक्लेमेशन की जाती है, प्रोक्लेमेशन मतलब 82 में की जाती है, फिर 85 में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेच दी जाती है, फिर उससे जो भी सेल प्रोसीड आते हैं वो मिल जाते हैं उस व्यक्ति को। अब अगर मान लीजिए वो विद इन 2 ईयर्स प्रेजेंट हो जाता है सेक्शन 85 सबसेक्शन 3 के अंदर जो दिया गया है, तो उसके जो प्रोसीड्स होते हैं सेल के वो उसको वापस मिल जाते हैं, और जो भी खर्चा हुआ होता है इस प्रोक्लेमेशन करने में, ये सब चीजें करने में, वो उससे काट लिया जाता है। अब यहाँ पे उसको एक पैसा तो मिल गया, लेकिन ये जो सेक्शन 85 सबसेक्शन 3 है वो ये नहीं बता रहा कि वो जो प्रोसीडिंग चली थी उसकी लीगेलिटी क्या है। तो उसकी लीगेलिटी के लिए चेक करने के लिए सेक्शन 482 का यूज किया जा सकता है, जो इनहेरेंट पावर्स के बारे में बता रहा है, और साथ ही साथ वो जो व्यक्ति है वो अपनी सिविल जो प्रोसीडिंग है, सिविल जो लिटिगेशन है, उसको तो यूज कर ही सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत ही फेमस केस है जहां पे कुछ चीजें बताई सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 482 से रिलेटेड। तो वो क्या केस है? परबत भाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। क्या नाम है केस का? दोबारा एक आप नोट कर सकते हो, परबत भाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, 2017 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर 10 बातें बोली जो कि बहुत ही जनरल थी, लेकिन यूज जो है, जो पावर्स है हाई कोर्ट की, उसके बारे में बताती है। बोलता है कि सेक्शन 482 सीआरपीसी जो है प्रिजर्व द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। वो प्रिजर्व कर रहा है इनहेरेंट पावर्स को, वो उसको दे नहीं रहा पावर्स 482, वो प्रिजर्व कर रहा है कि हाँ उसके पास ये पावर्स है, और उसके बारे में बता रहा है। किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। की कोई भी जो कोर्ट है वो प्रोसेस जो है उसको मिसयूज ना करे, उसको अब्यूज ना करे, और जस्टिस लाने के लिए सेक्शन 482 को यूज करे। द प्रोविजन डज नॉट कन्फर न्यू पावर्स। ये कोई नई पावर्स लाके नहीं दे रहा हाई कोर्ट को, ये पावर्स उसके पास पहले से ऑलरेडी है। इट ओनली रिकॉग्नाइज एंड प्रिजर्व पावर्स विच इनहेयर इन द हाई कोर्ट। वो सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहा है और बता रहा है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ ये जो पावर्स हैं ये है हाई कोर्ट के पास, प्रिजर्व कर रहा है सिर्फ उनको, ये कोई दे नहीं रहा उनको न्यू पावर्स, वो पहले से ही है हाई कोर्ट के पास। दूसरी बात बोली इसने, द इन्वोकेशन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू क्वैश एफआईआर, जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड दैट सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एट बिटवीन द ऑफेंडर एंड द विक्टिम इज नॉट द सेम एज इन्वोकेशन ऑफ जुरिडिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जैसा नहीं है सेक्शन 482 जहां पे पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो रही है, ये अपने आप में अलग है। कंपाउंडिंग होती तो सेक्शन 320 में जाता है, यहाँ पे वो 482 में अलग तरीके से आ रहे हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर। कंपाउंडेबल होगा तो आप 320 में ही जाओगे, वहां पे आपको ये 482 यूज करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात बोली, इन द फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और कंप्लेंट शुड बी क्वैश्ड इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 482, द हाई कोर्ट मस्ट इवैल्यूएट वेदर द एंड ऑफ जस्टिस वुड जस्टिफाई द एक्सरसाइज ऑफ द इनहेरेंट पावर। तो जब भी वो सेक्शन 482 को यूज कर रहा होगा किस चीज के लिए? क्वेश्चन करने के लिए, तो वो इस चीज को ध्यान रखेगा कि एंड ऑफ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए वो करेगा, अदरवाइज वो ऐसे नहीं कर लेगा उसको यूज। फिर चौथी बात बोलता है, व्हाइल द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट हैज वाइड एम्बिट एंड प्लेंटीट्यूड टू इट हैड एक्सरसाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। वही बात बता रही है कब कब करेगा? फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। की कोई जो कोर्ट है वो अगर प्रोसेस को अब्यूज कर रहा है उसके लिए, उसको रोकने के लिए, और एंड ऑफ जस्टिस करने के लिए। और पहली बात तो हमने सबसे पहले देख ही ली थी। उसके बाद पांचवी बात बोली, द डिसीजन एज टू वेदर कंप्लेंट ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी क्वैश्ड ऑन द ग्राउंड द ऑफेंडर एंड द विक्टिम सेटल द डिस्प्यूट रिवॉल्व्स अल्टीमेटली ऑन द फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। अब ये जो इसको करना है, सेटल करना है, एक्यूज और जो व्यक्ति है जिसके साथ विक्टिम के साथ जिसके साथ ऑफेंस हुआ उनके बीच में अगर सेटल करना है, एफआईआर या कंप्लेंट को क्वैश करना है, तो यहाँ पे कोई रूल्स नहीं दिए जा सकते कि हाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे आप उसको क्वैश कर दीजिएगा। ये हर एक केस के हिसाब से, उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हाई कोर्ट को देखना होगा कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा ग्रीवियस ऑफेंसेस होंगे, जैसे कि रेप का ऑफेंस हो गया, मर्डर का ऑफेंस हो गया, डकैती का ऑफेंस हो गया, तो यहाँ पे तो वो वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ऑफेंस होते हैं ये प्राइवेट ऑफेंस नहीं होते, ये पूरे पब्लिक के अगेंस्ट बहुत ज्यादा घनौने अपराध हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वो कंपाउंडिंग या फिर सेक्शन 482 का यूज नहीं कर सकते आप एफआईआर को क्वैश करने के लिए, वहां पे हाई कोर्ट नहीं करेगा। तो हर एक केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखेगा, उसको लगेगा तो करेगा, अदरवाइज वो मना कर देगा। In the exercise of powers under section 482 and while dealing with the plea of dispute in the settled, the high court must have due regard to the nature and the gravity of the offence। तो छठी बात यही बोल रहा है जो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देखेगा। सीरियस नेचर के हीनियस क्राइम्स है तो वहां पे फिर वो इसको यूज नहीं करेगा सेक्शन 482 को।
सातवीं बात बोलता है एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम सीरियस ऑफेंसेज देयर में बी ए क्रिमिनल केसेस विच हैव एन ओवरवेलमिंग और प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स की, जिसके अंदर सिविल डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। दे स्टैंड ऑन डिस्टिंक्ट फुटिंग इनसोफार एज एक्सरसाइज ऑफ द इनहेरेंट पावर्स ऑफ क्वैश इज कंसर्न। तो वहां पे फिर कोर्ट जो है उसको अलग तरीके से डील करेगा। आठवीं बात बोली इस केस के अंदर कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, परबत भाई आहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। रिसेंट केस है, ज्यादा पुराना केस नहीं है। आठवीं बात बोली क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस विच अराइज फ्रॉम कमर्शियल। कौन से क्रिमिनल केसेस जो किस चीज से अराइज हो रहे हैं, अराइजिंग फ्रॉम कमर्शियल, फाइनेंशियल, मर्केंटाइल, पार्टनरशिप और सिमिलर ट्रांजेक्शन। मतलब इस तरीके के जिससे अराइज हो रहे हैं वो विद एन एसेंशियली सिविल फ्लेवर, जिसके अंदर एक तरीके से बहुत ज्यादा सिविल फ्लेवर है वो क्रिमिनल, लेकिन वो इन कारण से आ रहे हैं, फाइनेंशियल रीजन से, पार्टनरशिप के रीजन से, मर्केंटाइल के रीजन से, और उसके अंदर बहुत ज्यादा सिविल फ्लेवर है, सिविल आ रही है चीज उसके अंदर। मेन एप्रोप्रिएट सिचुएशंस फॉल फॉर क्वेश्चनिंग वेयर पार्टीज हैव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट। तो वहां पे भी कोर्ट जो है वो उनको क्वैश कर देगा जहां पे पार्टीज ने अपने आपस में सेटल कर लिया डिस्प्यूट को। है वो क्रिमिनल नेचर का, लेकिन जहां पे सिविल फ्लेवर आ रहा है बहुत ज्यादा उसके अंदर, और पार्टनरशिप, फाइनेंस, मर्केंटाइल इससे रिलेटेड है, पार्टीज ने अपने आप में सेटल कर लिया, तो वहां पे हाई कोर्ट क्वैश कर देगा उसको, वहां पे ज्यादा फिर सोचेगा नहीं। नौवीं बात बोली इन सच अ केस द हाई कोर्ट मे क्वैश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ in view of the compromise between the disputant the possibility of a conviction is remote and the continuation of criminal proceeding would cause oppression and prejudice। की उन्होंने अपने आपस में सेटलमेंट कर लिया और जो ये प्रोसीडिंग है बहुत लंबी चलेगी, और मतलब इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी जो अगर उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा, और ऑपरेशन एंड प्रिजुडिस होगा तो वहां पे भी वो क्वैश कर देगा उसको। 10वीं बात देयर इज येट एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल सेट आउट इन प्रोपोजिशंस 8 एंड 9। जो भी दो बातें बोली, जो इससे पहले दो बातें बोली, उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द स्टेट हैव इंप्लीकेशन विच लाई बियॉन्ड द डोमेन ऑफ मियर डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट डिस्प्यूटेंट। अब प्राइवेट लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, जैसे मैंने 8वीं बात जो बोली थी, जहां पे कि भाई कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ लेकिन वो किस चीज से रिलेटेड है, फाइनेंशियल, मर्केंटाइल, इस तरीके का है। लेकिन आपने कोई ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट किया, इस तरीके का कोई इकोनॉमिक ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट किया, तो वहां पे प्राइवेट पार्टीज कहां से आ गई, वहां पे तो आप पूरी पब्लिक के अगेंस्ट वो ऑफेंस कर रहे हो, तो फिर उस बात को कंसीडर नहीं किया जाएगा। The High Court would be justified in declining to quash where the offender is involved in an activity akin to a financial or economic fraud or misdemeanor. The consequence of the act complained upon the financial or economic system will weight the balance. So इस तरीके की चीज यहाँ पे इसने बताई। तो मतलब ये 10 बातें बताई गई जब सेक्शन 482 को यूज किया जाएगा कौन से केस में, परबत भाई अहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसको नोट जरूर कीजिएगा और समराइज करके कोशिश कीजिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है तो आप इसको लिखिए। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है वो प्री के अंदर पूछा जाता है, लेकिन आप कुछ पता नहीं होता, मेंस के अंदर भी पूछ सकता है, और हो सकता है कि डायरेक्टली ना पूछे, जैसे मैंने आपको सिचुएशंस बताई 306 के अंदर, 85 के अंदर, या जैसे ट्रू कॉपी वाली बात बताई मैंने आपको, तो इस तरीके से यूज हो सकता है ये। और जो सेक्शन 482 है उसका यूज इस तरीके से भी हो सकता है कि हाई कोर्ट किसी को कॉस्ट भी दे सकता है, मतलब कि किसी और के ऊपर कॉस्ट लगा के दूसरे व्यक्ति को कॉस्ट भी दिला सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया है। तो मेरे हिसाब से सेक्शन 482 के अंदर इतना जानना काफी है कि सेक्शन 482 क्या होता है। एक तरीके से आपको इनहेरेंट पावर्स बताई गई हाई कोर्ट की, ऐसी पावर्स जो उसके पास है ही है, उसको कोई दी नहीं गई अलग से, बस यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, प्रिजर्व कर दिया गया, बता दिया गया कि हाँ हाई कोर्ट के पास इस तरीके की पावर्स हैं, वो उसको यूज कर सकता है, कब कब यूज करेगा, किस तरीके से यूज करेगा, वो जो 3 सिचुएशन है उसके अंदर यूज करेगा। फिर केस के नाम बताए जहां पे केसेस के अंदर बताया गया कि जब उसको यूज करेगा तो किन किन चीजों को देखता रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और किस तरीके से हम अलग अलग प्रोविजंस के वक्त भी सेक्शन 482 को अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 482 को कोई भी प्रोविजन रोक नहीं सकता। हाँ, आप उसको एक्सेप्शनल केसेस के अंदर यूज कीजिए ताकि जो प्रोविजन दिए गए हैं उनको भी अपनी वैल्यू मिलती रहे। तो सेक्शन 482 के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।